Hello everyone, my name is Abhishek Gupta and I welcome you all on this JIB on the Go series. So दोस्तों JIB on the Go series के थ्रू हम लोग RBWM कंपोनेंट के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं ना वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। अब भाई शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम से मेरा मतलब क्या है कि यहाँ पे लगभग 15 से 20 मिनट की ड्यूरेशन के अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक को भी डिस्कस कर लिया जाएगा और साथ ही साथ इस टॉपिक से जो रेलेवेंट MCQ एग्जाम में फ्रेम किया जाता है उसको भी हम लोग जो है इसी पर्टिकुलर सेशन के अंदर डिस्कस कर लेते हैं। तो आप लोग इस पर्टिकुलर सीरीज को यूटिलाइज कर सकते हैं अपने लंच ब्रेक के अंदर या फिर अपने कॉम्यूट टाइम के अंदर। अब आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इरेगुलर लोन अकाउंट्स के बारे में। बट बिफोर मूविंग अहेड आई जस्ट वांट टू लेट यू नो गाइज कि भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, ये तीनों ही फैक्टर्स बहुत ही प्रोमिनेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने में। तो गाइज अगर आप लोगों का भी यही कंसर्न है रिगार्डिंग योर JIB एग्जाम, तो आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर अभी जो डॉक्यूमेंट आप लोगों को दिख रहा है इस डॉक्यूमेंट का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगा, जहां से आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फॉर ईच एंड एवरी कंपोनेंट ऑफ JIB एग्जाम को एक्सेस कर पाएंगे और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो यू कैन हैव अ लुक ऑन दैट पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट। आफ्टर दैट अब हम लोग आते हैं आज की डिस्कशन के ऊपर। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इरेगुलर लोन अकाउंट्स के बारे में। अब देखिए ये जो टॉपिक है यहाँ से हम लोगों को लास्ट साइकिल के अंदर भी एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिले हैं। जैसे नवंबर 2025 के अंदर ही डाउटफुल एसेट को लेकर के क्वेश्चन जो था वो फ्रेम किया गया था। तो जो भी टॉपिक हम लोग जो इस पर्टिकुलर सीरीज के अंदर डिस्कस करते हैं वहां से हम लोगों ने कहीं ना कहीं लास्ट साइकिल के अंदर जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में जरूर देखे हुए हैं अभी। तो आप लोगों ने इस पर्टिकुलर सीरीज के अंदर जरूर जुड़े रहना है टिल द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर सीरीज, सो दैट आप लोग अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रीमलाइन कर पाए भी। अब हम लोग डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं फॉर टुडे सेशन गाइस। तो आज की डिस्कशन को हम लोग स्टार्ट करेंगे विद क्लासिफिकेशन ऑफ इरेगुलर लोन अकाउंट्स। अब देखिए इरेगुलर लोन अकाउंट हम लोग किन लोन अकाउंट्स को बोल देते हैं? जिन लोन अकाउंट्स के अंदर हम लोगों को जो पेमेंट है वो ओवरड्यू देखने के लिए मिलती है। अब इन इरेगुलर लोन अकाउंट्स को क्लासिफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन नॉर्म्स, जिन नॉर्म्स को सजेस्ट किया गया था बाय अ कमेटी विच वाज अपॉइंटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उस कमेटी का नाम क्या था? कमेटी ऑन फाइनेंशियल सिस्टम, जिसको हेड किया गया था बाय श्री M नरसिम्हन। तो इस कमेटी के द्वारा प्रूडेंशियल नॉर्म्स बताए गए रिगार्डिंग इनकम रिकॉग्निशन, एसेट क्लासिफिकेशन एंड प्रोविजनिंग। तो अब इन तीनों पैरामीटर्स, तीनों फैक्टर्स को हम लोग जो डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इनकम रिकॉग्निशन के बारे में। अब देखिए इनकम रिकॉग्निशन को समझने से पहले आप लोगों को समझना पड़ेगा नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या होता है। तो देखिए ऐसे एसेट्स जहां से बैंक के लिए जो इनकम है वो जनरेट होना जब बंद हो जाए तो उन्हीं एसेट्स को हम लोग क्या बोल देते हैं? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बोल देते हैं अभी। तो इट अकर्स व्हेन अ रिटेल एसेट स्टॉप जनरेटिंग इनकम फॉर द बैंक गाइस। आफ्टर दैट अब ये जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है इनको हम लोग जो है वो कब, किस तरह के लोन अकाउंट को जो है नॉन परफॉर्मिंग एसेट बोल देंगे, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए टर्म लोन के केस में अगर जो इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट है वो ओवरड्यू रहता है फॉर मोर देन 90 डेज, तो इस लोन अकाउंट को हम लोग क्या बोल देंगे? नॉन परफॉर्मिंग एसेट बोल देंगे। इसी तरह से ओवरड्राफ्ट या फिर जो कैश क्रेडिट अकाउंट्स हैं अगर वो आउट ऑफ ऑर्डर रहते हैं फॉर मोर देन 90 डेज तो उनको हम लोग क्या बोल देंगे? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बोल देंगे। इसी तरह से जो बिल परचेज या फिर डिस्काउंटेड बिल्स हैं अगर वहाँ पे हम लोगों को जो बिल्स हैं वो ओवरड्यू देखने के लिए मिलते हैं फॉर मोर देन 90 डेज तो उन बिल्स को भी हम लोग कहाँ डाल देंगे? नॉन परफॉर्मिंग एसेट की कैटेगरी में डाल देंगे भी। आफ्टर दैट अब हम लोग बात कर लेते हैं इनकम रिकॉग्निशन के बारे में। तो भाई इन नॉन परफॉर्मिंग एसेट के केस में जो इनकम है उसको कब रिकॉग्नाइज किया जाएगा? व्हेन इट इज एक्चुअली रिसीव्ड नॉट ऑन द एक्रूअल बेसिस। मतलब कि होता क्या है कि बुक ऑफ अकाउंट के अंदर जो बैंक है वो फ्यूचर में आने वाली जो इंटरेस्ट के थ्रू इनकम है उसको भी जो है वो नोट डाउन कर लेते हैं। बट अगर एक लोन अकाउंट जो है वो NPA डिक्लेयर हो गया तो उस केस में फिर जो एक्चुअल में इनकम रिसीव हुई है उस NPA के केस में उसी इनकम को जो है रिकॉग्नाइज किया जाएगा। एक्रूअल बेसिस के ऊपर जो इनकम आने वाली है फ्यूचर में इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट उसको जो है वो एंटरटेन नहीं किया जाएगा, उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा। अब यहीं पे एक एक्सेप्शन भी देखने के लिए मिलती है हम लोगों को कि भाई अगर डाउन पेमेंट हम लोगों को लोन के केस में देखने के लिए मिल रही है और वहां पे जो कोलेट्रल है दैट इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू कवर द लॉस विच मे हैपन बिकॉज ऑफ डिफॉल्ट फ्रॉम द बोरोअर एंड, तो वहां पे हम लोगों को जो है एक्रूअल बेसिस पे जो इनकम है उसको भी रिकॉग्नाइज कर लेना है। अब जैसे ऐसे लोन जहां पे जो कोलेट्रल है, जो लोन है वो दिया गया है अगेंस्ट टर्म डिपॉजिट, ठीक है, दैट इज फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट, रेकरिंग डिपॉजिट के अगेंस्ट, या फिर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, किसान विकास पत्र के अगेंस्ट में लोन दिया गया है, या फिर लाइफ पॉलिसीज के अगेंस्ट में जो है लोन दिया गया है, तो वहां पे अक्रूवल बेसिस की जो इनकम है, जो फ्यूचर में आने वाली इनकम है, उसको भी कंसिडर कर लिया जाएगा, रिकॉग्नाइज कर लिया जाएगा। इसके अलावा अगर हम लोगों को ऐसा लगता है कि भाई जो हमारा लोन अकाउंट है वो बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहा है बट सडनली मान लेते हैं किसी कारण से वो जो लोन अकाउंट है वो NPA डिक्लेयर हो जाता है, तो उस केस में जो
एक्रूड इंटरेस्ट है प्रीवियस जो एक्रूड इंटरेस्ट है, जो जब वो लोन अकाउंट सही से परफॉर्म कर रहा था उस टाइम के ऊपर जो एक्रूअल इनकम थी उसको भी बुक ऑफ अकाउंट में जो बैंक ने एंटर कर लिया था, उस एक्रूड इंटरेस्ट को जो है वो एंटायरली रिवर्स करना पड़ेगा इफ वी आर नॉट एबल टू रियलाइज द पर्टिकुलर लोन अकाउंट भी। तो ये हम लोगों ने इनकम रिकॉग्निशन के बारे में बात कर ली। आफ्टर दैट नेक्स्ट इज एसेट क्लासिफिकेशन। अब देखिए भाई, एसेट क्लासिफिकेशन के अंदर हम लोग बात करेंगे तीन तरह के एसेट्स के बारे में। सबसे पहला है सब स्टैंडर्ड एसेट। अब ऐसे एसेट विच रिमेन नॉन परफॉर्मिंग एसेट अप टू 12 मंथ, मतलब एक साल तक अगर कोई एसेट जो है वो एनपीए की कैटेगरी में रहता है तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, सब स्टैंडर्ड एसेट बोल देंगे। अब एक सब स्टैंडर्ड एसेट की कैटेगरी में जब एक एसेट पहुंच जाता है तो देयर इज हाई पॉसिबिलिटी कि भाई हम लोगों को जो है वो लॉसेस देखने के लिए मिले अगर हम लोग जो डेफिशिएंसीज को करेक्ट नहीं करते हैं टाइमली भी। आफ्टर दैट सेकंड क्लासिफिकेशन इज डाउटफुल एसेट। अब ऐसे एसेट विच रिमेन एनपीए फॉर मोर देन 12 मंथ, 12 साल से ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन के लिए अगर कोई एसेट जो एनपीए रहता है तो उसको हम लोग डाउटफुल एसेट की कैटेगरी में डाल देंगे। अब ये जो डाउटफुल एसेट्स हैं इनको फर्दर कैटेगराइज किया गया है इनटू 3 कैटेगरीज भी। कौन कौन सी हैं वो 3 कैटेगरीज, डाउटफुल 1, डाउटफुल 2 एंड डाउटफुल 3। अब देखिए ऐसे एसेट जो कि डाउटफुल एसेट की कैटेगरी में रहते हैं अप टू 12 मंथ उनको डाउटफुल 1 एसेट बोल देंगे हम लोग। ऐसे एसेट जो कि डाउटफुल एसेट की कैटेगरी में रहते हैं 12 महीने से लेकर के 3 साल के पीरियड के लिए उनको डाउटफुल 2 एसेट बोल देंगे। और ऐसे एसेट जो कि डाउटफुल एसेट की कैटेगरी में रहते हैं फॉर ओवर 3 ईयर्स उनको जो है वो हम लोग डाउटफुल 3 एसेट बोल देंगे भी। इसके अलावा अगर हम लोग नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की बात करें तो दैट इज लॉस एसेट। अब देखिए लॉस एसेट हम लोग जो है वो उन एसेट्स को बोल देते हैं विच आर अनकलेक्टेबल एंड ऑफ द मिनिमल वैल्यू एज अ बिंकेबल एसेट। तो ये हम लोगों ने 3 तरह के एसेट्स के बारे में बात कर ली। अब अगर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो हमारा सिक्योरिटी है, जो सिक्योरिटी के तौर पे जो सिक्योर्ड एसेट दिया गया है, उस लोन के अगेंस्ट जो सिक्योरिटी दी गई है अगर उसकी जो वैल्यू है वो 50% से कम हम लोगों को देखने के लिए मिलती है, जो उसकी एक्चुअल वैल्यू होनी चाहिए उससे 50% से भी कम है, तो उस केस में जो एसेट है उसको स्ट्रेट अवे हम लोग क्या बोल देंगे, डाउटफुल एसेट बोल देंगे भी। इसके अलावा अगर हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है कि जो रियलाइजेबल वैल्यू है सिक्योरिटी की वो 10% से भी कम है आउटस्टैंडिंग अमाउंट के, मतलब जितना अमाउंट अभी जो है वो एक बोरोवर ने पे करना है बैंक को उस अमाउंट के 10% से भी कम अगर सिक्योरिटी की वैल्यू रह जाती है तो उस केस में जो सिक्योरिटी है उसको इग्नोर कर दिया जाएगा और जो एसेट है उसको डायरेक्टली हम लोग क्या बोल देंगे, लॉस एसेट बोल देंगे भी। आफ्टर दैट नेक्स्ट इज प्रोविजनिंग। अब देखिए प्रोविजनिंग क्या होता है, प्रोविजनिंग इज अ प्रोसेस जहां पे कुछ फंड्स को जो हो सेट असाइड करके रखा जाता है या फिर रिजर्व करके रखा जाता है टू कवर द पोटेंशियल लॉसेज और रिस्क विच आर एसोसिएटेड विद सर्टेन काइंड ऑफ एसेट्स। मतलब कुछ एसेट्स के साथ में हम लोगों को जो है वो रिस्क देखने के लिए मिलता है, लॉसेज होने के चांसेस रहते हैं फ्यूचर के अंदर, तो उस लॉसेज को कवर करने के लिए अमाउंट को जो सेट असाइड किया जाता है जिसको बोलते हैं हम लोग, जिस प्रोसेस को बोल देते हैं प्रोविजनिंग भी। अब लॉस एसेट के केस में हम लोगों को देखने के लिए क्या मिलता है कि प्रोविजनिंग कैसे की जाती है। तो देखिए वैसे तो लॉस एसेट शुड बी राइट ऑफ फ्रॉम द बुक ऑफ अकाउंट, बट अगर किसी कारण से इनको बुक ऑफ अकाउंट में रखा गया है तो 100% जो है आउटस्टैंडिंग अमाउंट की प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी। इसी तरह से डाउटफुल एसेट के केस में 100% प्रोविजनिंग फॉर द एक्सटेंट नॉट कवर्ड बाय द रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी। मतलब अगर 10 लाख का लोन है और वहाँ पे जो सिक्योरिटी है उसके थ्रू हम लोग 8 लाख ही कवर कर पा रहे हैं, तो जो 2 लाख रुपया है ठीक है उसके लिए जो है वो 100% प्रोविजनिंग की जाएगी। इसके अलावा प्रोविजन ऑन सिक्योर्ड पोर्शन रेंजेस फ्रॉम 25 to 100% बेस्ड ऑन द पीरियड। तो जो हमारा सिक्योर्ड पोर्शन है उसके लिए जो प्रोविजनिंग रहेगी दैट विल रेंज फ्रॉम 25 to 100% डिपेंडिंग अपॉन कि जो एसेट है वो डाउटफुल एसेट की कैटेगरी में रहता है। अगर 1 साल के लिए तो 25% प्रोविजनिंग करनी है, अगर 1 से 3 साल के लिए डाउटफुल एसेट की कैटेगरी में रहता है तो 40% प्रोविजनिंग करनी है, और अगर 3 साल से ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए डाउटफुल एसेट की कैटेगरी में रहता है तो वहाँ पे 100% फिर प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी फॉर द सिक्योर्ड पोर्शन गाइज। आफ्टर दैट नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं सब स्टैंडर्ड एसेट के बारे में। तो देखिए सब स्टैंडर्ड एसेट के केस में जो जनरल प्रोविजनिंग है दैट विल बी ऑफ 15% ऑन द टोटल आउटस्टैंडिंग रिगार्डलेस ऑफ द सिक्योरिटीज अवेलेबल, कि भाई हम लोगों को लेना देना नहीं है कि सिक्योरिटीज है या फिर नहीं है, हम लोगों को 15% जनरल प्रोविजनिंग तो करनी ही पड़ेगी। एडिशनली 10% प्रोविजनिंग और करनी पड़ेगी अगर अनसिक्योर्ड एक्सपोजर हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है, जिसको जो है वो जिस लोन अकाउंट को सब स्टैंडर्ड एसेट जो डिक्लेयर कर दिया गया है गाइस। आफ्टर दैट नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड एसेट। अब देखिए स्टैंडर्ड एसेट के केस में जो जनरल प्रोविजनिंग है दैट विल बी डन
बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ पोर्टफोलियो। जैसे अगर फार्म क्रेडिट और एसएमई हमारा जो पोर्टफोलियो देखने के लिए मिल रहा है तो वहाँ पे 0.25% की प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी। कमर्शियल रियल एस्टेट के केस में 1% की प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी। कमर्शियल रियल एस्टेट और रेजिडेंशियल हाउसिंग है वहाँ पे, तो वहाँ पे 0.75% की जो प्रोविजनिंग करनी है। हाउसिंग लोन अकाउंट्स विच आर सेंक्शनड आफ्टर 7 जून 2017 वहाँ पे 0.25% की प्रोविजनिंग करनी है। और बाकी रेस्ट अदर अकाउंट्स के केस में 0.4% की जो प्रोविजनिंग है वो करनी पड़ेगी भी। तो ये हम लोगों ने प्रोविजनिंग के बारे में डिस्कशन कर लिया। आफ्टर दैट नाउ देयर इज अ क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू विद रेफरेंस टू द प्रोविजनिंग नॉर्म्स फॉर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। योर स्टेटमेंट्स आर अ लॉस एसेट शुड बी रिटन ऑफ एंड इफ रिमेन्ड retained in the books 100% of the outstanding amount should be provided for. In case of doubtful asset 100% provision is required for the portion not covered by the realizable value of security. स्टेटमेंट 3 क्या बोल रही है? फॉर द सिक्योर्ड पोर्शन ऑफ डाउटफुल एसेट आउटस्टैंडिंग फॉर 1 to 3 years प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट इज 25%. स्टेटमेंट 4 क्या बोल रही है? फॉर द सिक्योर्ड पोर्शन ऑफ अ डाउटफुल एसेट आउटस्टैंडिंग फॉर मोर देन 3 years प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट इज 100%. सो यू नीड टू select the most appropriate answer here. Your options are 1 and 2 are correct, 1, 2 and 4 are correct, 2 and 3 are correct, 1, 3 and 4 are correct. So what should be the right answer here? The right answer will be option number B, that is 1, 2 and 4 are correct. अब third statement क्या बोल रही है? For the secured portion of a doubtful asset which is outstanding for 1 to 3 years जो provisioning requirement है वो 25% है। तो भाई हम लोग अभी मैंने आप लोगों को ये बताया कि अगर हम लोगों को डाउटफुल एसेट कोई देखने के लिए मिलता है तो वहाँ पे अगर हम लोगों को जो है वो 1 to 3 years के लिए अगर वो डाउटफुल एसेट की कैटेगरी में रहता है तो 40% प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी। तो इसीलिए दिस थर्ड स्टेटमेंट इज द इनकरेक्ट वन हियर। तो हमारा जो ऑप्शन है वो कौन सा सही बन जाता है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है अभी। आफ्टर दैट नेक्स्ट इज विद रेफरेंस टू द एसेट क्लासिफिकेशन अंडर एनपीए नॉर्म्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अ सब स्टैंडर्ड एसेट इज द वन विच हैज रिमेन्ड एनपीए फॉर अप टू 12 months. अ डाउटफुल एसेट इज द वन विच हैज रिमेन्ड एनपीए फॉर मोर देन 12 months. डाउटफुल टू कैटेगरी इंक्लूड्स एसेट विच हैव रिमेन्ड डाउटफुल फॉर ओवर 12 months to 3 years. A loss asset is the one which is uncollectible of the and of the minimal value as a bankable asset. So you need to select the most appropriate answer here. Your options are 1 and 2 are correct, 1, 2 and 4 are correct, 1, 2, 3 and 4 are correct, only 2 and 4 are correct. What should be the right answer here? The right answer will be option number C, that is 1, 2, 3 and 4. All the statements are the correct one here भी. So option C will be the right one. तो ये हम लोगों ने बात कर ली क्लासिफिकेशन ऑफ इरेगुलर लोन अकाउंट्स के बारे में। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आप लोग जो हो किसी भी तरह की गाइडेंस चाहते हैं रिगार्डिंग योर जेआईबी एग्जाम तो आप लोग एडुटैप की वेबसाइट के ऊपर विजिट कर सकते हैं। यहाँ जाते ही जेआईबी कोर्सेज के ऊपर आप लोगों को जो क्लिक कर लेना है। जेआईबी कोर्सेज के ऊपर क्लिक करते ही यहाँ पे आप लोगों को अलग अलग तरह के कोर्सेज देखने के लिए मिल जाएंगे। जहाँ पे जेआईबी का कंप्लीट मास्टर कोर्स की अगर बात की जाए तो इसके अंदर जेआईबी एग्जाम के चारों कंपोनेंट्स की एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन आप लोगों को करवाई जाएगी विद द हेल्प ऑफ कंसेप्ट क्लासेस। इसके अलावा यहाँ पे आप लोगों को लाइव क्लासेस एग्जाम से जस्ट पहले प्रोवाइड की जाएंगी। साथ ही साथ में रिवीजन पर्पज के लिए कंसेप्ट नोट्स दिए जाएंगे और आप लोग कंटेंट को प्रैक्टिस कर पाएं इसके लिए सॉल्व्ड पीवाईक्यूज, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट और फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड किए जाएंगे भी। सो यू कैन एनरोल इन दिस पर्टिकुलर कोर्स अगर आप लोग जेआईबी एग्जाम की एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन करना चाहते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आप लोग चाहते हैं कि भी इंडिविजुअल कंपोनेंट को कॉम्प्रिहेंसिवली प्रिपेयर करना है सो जस्ट स्क्रॉल इट डाउन। यहीं पे IND-IFS, PPB, AFM और RBWM चारों इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के मास्टर कोर्सेज भी आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही कवर करने हैं तो आप लोग जो है वो लाइव क्रैश कोर्स के अंदर खुद को एनरोल कर सकते हैं जहां पे आप लोगों को लाइव क्लासेस के थ्रू 120 आवर्स की ड्यूरेशन के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करवाए जाएंगे फॉर ऑल दी कंपोनेंट ऑफ जेआईबी एग्जाम। इसके अलावा रिवीजन पर्पज के लिए कंसेप्ट नोट्स आप लोगों को दिए जा रहे हैं और आप लोग कंटेंट की प्रैक्टिस कर पाएं इसके लिए सॉल्व्ड पीवाईक्यूज, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट और फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी ऑफर किए जा रहे हैं। तो ये बात हो गई मास्टर कोर्स और लाइव क्रैश कोर्स के बारे में। अगर आप लोगों को लगता है आप लोगों की प्रिपरेशन तो कंप्लीट है, अब आप लोगों को सिर्फ इवैल्यूएशन करनी है तो आप लोग खुद को एनरोल कर सकते हैं इन द टेस्ट सीरीज जहां पे आप लोगों को सॉल्व्ड पीवाईक्यूज, फुल लेंथ मॉक टेस्ट और चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट जो है प्रोवाइड किए जा रहे हैं भाई। सो यू कैन एनरोल इन एनी ऑफ दीज पर्टिकुलर कोर्सेज डिपेंडिंग अपॉन द नीड फॉर योर जेआईबी प्रिपरेशन। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। आई होप ये सेशन आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं। अगर एक्चुअल में ये सेशन पसंद आ रहे हैं तो इन सेशंस को आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें और अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग मेल कर सकते हैं hello@edutap.co.in के ऊपर। जय हिंद।